अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक पोल्यूशन और यूट्रोफिकेशन को कंपेयर करेंगे। इसमें हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे दोनों के बारे में और एंड पे हम इनका इंटर रिलेशन देखेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक पोल्यूशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट में आके इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनका इकोसिस्टम पे या इन्वायरमेंट पे जो है वो हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे, जैसे रिवर्स वगैरह की। लैंड पे भी जो है वो ऑर्गेनिक पोल्यूशन होती है, लेकिन हम यहाँ पर जो है ज़्यादा फोकस जो है वो वाटर के अंदर बात करेंगे। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, इसकी वजह से आगे जाके जो है वो वाटर बॉडीज़ में ऑक्सीजन डिप्लेशन होती है। उसकी क्या रीज़न है वो आगे हम आगे पॉइंट्स के अंदर कवर कर लेंगे। यूट्रोफिकेशन के अंदर क्या होता है, इसमें वाटर बॉडीज़ में एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, ख़ास तौर पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये इन न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है वाटर बॉडीज़ में, जिसकी वजह से एल्गी की और एक्वेटिक प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट इसके कॉजेज़ या हम सोर्सेज हम कह लेते हैं कि इनके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले इसके जो है वो एग्रीकल्चरल रन ऑफ से और इसका भी एग्रीकल्चरल रन ऑफ से। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मैन्योर और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ऑर्गेनिक पोल्यूशन हो रही है। इसमें क्या फर्टिलाइजर्स में वो फर्टिलाइजर्स खास तौर पर जिनके अंदर जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है अनट्रीटेड सीवेज एंड वेस्ट वाटर के जो वेस्ट वाटर होता है, हमें पता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो सीवेज वगैरह होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक पोल्यूशन होती है। और इस ये भी जो है वो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज के थ्रू होती है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो हैं चीज़ें होती हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट्स और ह्यूमन वेस्ट। इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होती है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज में क्या है कि हमें पता है इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है। तो जब उन प्रोसेसेस के बाद जो वेस्ट होता है, बनता है, तो उसके थ्रू जो है वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाद में इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये है कि यूट्रोफिकेशन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एटमॉस्फेरिक डेपोजिशन के थ्रू भी आ रहे हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर हमें पता है कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसे कि अमोनिया और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, जो कि पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और व्हीकल इमिशंस वगैरह के थ्रू एटमॉस्फेयर में आते हैं। तो ये क्या है कि ये या तो रेन के थ्रू, जब बारिश होगी तो ये इसमें से जो नाइट्रोजन है ये कहाँ चले जाएगी, दोबारा पानी में चले जाएगी उस रेन वाटर के थ्रू। और यहाँ पे डस्ट के थ्रू जो है ये क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है ये डिपॉजिट हो जाएगी रिवर्स वगैरह में। डस्ट के थ्रू, यहाँ जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक, जिस तरह एटमॉस्फेरिक इमिशन वो होती है ना, क्या कहते हैं, जिस तरह से ओशन की इमिशंस होती हैं और वो एटमॉस्फेयर में गैसेस आती हैं, इस तरह एटमॉस्फेयर से भी गैसेस जो हैं वो ओशन में जाती हैं, तो इस तरह से नाइट्रोजन भी चले जाएंगे। उसके अलावा लाइफ स्टॉक वेस्ट में पता है कि एनिमल मैन्योर में बहुत सारा जो है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है उसके थ्रू। और सॉइल इरोजन के जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, खासतौर पर जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी जब इरोजन होती है तो क्या होता है कि जो फॉस्फोरस नाइट्रोजन है ये वॉश आउट हो जाते हैं और रन ऑफ वाटर के थ्रू जो है ये वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें मेन पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। इसमें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, यानी कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वही होते हैं, और इसमें ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि सीवेज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह के थ्रू, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह होते हैं, तो ये इसका कॉज होते हैं, मतलब ये मेन पोल्यूटेंट्स होते हैं। और इसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खास तौर पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। प्रोसेस इसका देख लेते हैं। ऑर्गेनिक पोल्यूशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर सबसे पहले वाटर में आता है। सोर्सेज हमने देख लिए कहाँ कहाँ से ऑर्गेनिक मैटर आ सकता है। ठीक है, तो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर आया। अब जब वाटर में एक बार ऑर्गेनिक मैटर आया तो जो माइक्रोब्स है ना वहाँ पर, उनको असल में क्या चाहिए, उनको ये ऑर्गेनिक मैटर ही चाहिए। तो जब माइक्रोब्स को ये ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा तो वो उसकी क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। जब माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करेंगे तो इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे। तो ये ऑक्सीजन कौन सी यूज़ करेंगे, जो उधर के जो वाटर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन पड़ी हुई है उसको यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, सारी ऑक्सीजन तो जब ये यूज़ कर लेंगे तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया या अनोक्सिया हम कहते हैं वो होगा। हाइपोक्सिया मतलब बहुत कम ऑक्सीजन हो जाएगी या बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से इस तरह से क्या है, ऑक्सीजन डिप्लेशन होती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को
नुकसान पहुंचता है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमने इसके सोर्सेज देख लिए कि कहाँ से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत सारे वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और एल्गल ब्लूम्स बनते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एल्गल ब्लूम्स जो हैं ये जब ऊपर समझ लें एक लेयर बन गई है, तो ये क्या है, सनलाइट को जो है ब्लॉक कर देते हैं। सनलाइट भी फिर नीचे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उन तक नहीं पहुँचती। ठीक है, एक तो ये इसका नुकसान होता है। दूसरी बात ये कि जब इस एलजी की डेथ होती है, ठीक है, इस सारे प्रोसेस के बाद जब एलजी की डेथ होती है तो उसके बाद क्या होती है, उसकी डिकम्पोजिशन होती है। उसकी डिकम्पोजिशन के अंदर अगेन फिर जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन डिप्लेशन होती है। ठीक है, इसकी वजह से भी फिर इस तरह से ऑक्सीजन कम होती है, इसकी वजह से भी हाइपोक्सिया और अनोक्सिया होता है, और इसकी वजह से फिर डेड जोन्स बन जाते हैं। डेड जोन्स यानी कि वो एरियाज होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, और ऐसे एरियाज में जो है वो कोई भी एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। उसके बाद इसके विजुअल इंडिकेटर्स देख लेते हैं कि किस तरह का ये जो पानी है इसकी वजह से दिखता है। क्लाउडी डिस्कलर्ड वाटर, के वाटर का कलर ख़राब हो जाता है, क्लाउडी क्लाउडी होता है, और इसके अंदर क्या होता है, और इसकी जो है वो स्मेल बहुत बुरी होती है। इसके ऊपर डेब्रिस फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है, ऊपर यानी कि कूड़ा वगैरह होता है वो ऊपर तैर रहा होता है। स्कम ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, स्कम यानी कि क्या होता है कि एक ग्रीस की, हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर की जो है वो एक लेयर होती है इसके ऊपर। और इसमें क्या होता है, इसमें भी पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है, इसमें ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्जी मैट्स होते हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया। ठीक है, इसमें इनका कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी इसमें भी टर्बिड वाटर होता है, यानी कि क्लाउडी सा वाटर होता है, और इसमें जो है वो डेड जोन्स बने होते हैं जैसे भी हमने पहले कहा, और समटाइम्स फाउल स्मेल फ्रॉम डिकेइंग एल्जी, कि इसमें क्या होता है, इसमें से भी कभी कभी जो है वो स्मेल आ रही होती है, खासतौर पर कब जब एल्जी की डिकम्पोजिशन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह। ठीक है, तो उसकी फिर जो है वो बहुत बुरी स्मेल होती है। तो इसकी अब हम पिक्चर के साथ देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक पोल्यूशन की वजह से इस तरह का वाटर होता है जिसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो एक ग्रीस की एक लेयर जो है वो हमें नज़र आ रही है, और उसके अलावा ये डेब्रिस है जो ऊपर फ्लोट कर रहा है। और इसके अंदर क्या है कि इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि ग्रीन से कलर का एक मैट सा जैसे बिछा हुआ है। ये सारा क्या है, ये सारा एल्गी है जिसने ऊपर एक लेयर बना दी है। तो इसकी वजह, इस लेयर की वजह से क्या होगा कि जो बाहर से सनलाइट है ना, वो सनलाइट नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है उस तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो इससे भी उनको जो है वो नुकसान होगा। ऑक्सीजन डिप्लेशन हमने देख लिया, दोनों में ऑक्सीजन डिप्लेशन होती है। इसमें जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन डिप्लेशन कब होती है, जब ऑर्गेनिक मैटर आया। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर एंटर हुआ। ऑर्गेनिक पोल्यूशन है क्या कि ऑर्गेनिक मैटर ने आ जाना है वाटर के अंदर, ठीक है, तो ऑर्गेनिक पोल्यूशन होगी। तो उसी ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेक डाउन से फिर क्या होता है, ऑक्सीजन डिप्लेट होती है। बाकी तरीका हमने देख लिया कि किस तरह से होती है। इसमें क्या होता है, इसमें मेन जो प्रोसेस है ना यूट्रोफिकेशन का, वो क्या होता है कि एल्गी का बनना। सही है, कि जब क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स आए तो एल्गी बने, एल्गल ब्लूम्स बने, तो वो क्या है, यूट्रोफिकेशन। फिर उसके बाद क्या होता है, जब उस एल्गी की डेथ होती है ना, तो उसकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन डिप्लेशन होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर आ जाता है। अब इन दोनों का हम इम्पैक्ट देख लेते हैं एक्वेटिक लाइफ पे। ऑर्गेनिक पोल्यूशन में क्या होता है कि इट डायरेक्टली इंट्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, के जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह के थ्रू हार्मफुल सब्सटेंसेस डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, शॉर्टकट के ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपको इस क्वेश्चन की लेंथ चाहिए, तो आप ये पूरे पूरे सेंटेंसेस जो हैं वो अपने हिसाब से जो है वो लिख सकते हैं, एक्सप्लेन जैसे मैं सारा आपको कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि पेस्टिसाइड केमिकल्स वगैरह के थ्रू बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस वेस्ट जो वाटर बॉडीज़ में हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फिर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद एस्फिक्सिएशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है। ये हम वैसे पहले अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक फ्लूटेंट्स की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत उनकी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, क्योंकि उनको क्या है, ऑर्गेनिक मैटर ही तो चाहिए होता है। ठीक है, तो जब वो होगा तो फिर ये क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करेंगे और क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे। जब ये ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर, पानी के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या कंडीशंस होंगी, हाइपोक्सिया
या अनोक्सिया, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर क्या है, उसकी वजह से एस्फिक्सिएशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो सफोकेट कर जाते हैं और उनकी अल्टीमेटली फिर आगे जाके जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद आ जाता है इंक्रीज्ड डिजीज प्रिवेलेंस ड्यू टू पैथोजेंस के, जो डिजीज़ होने का जो चांस होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारे जो है वो टॉक्सिन्स जो है वो आ जाते हैं पानी के अंदर, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये किस तरह से इकोसिस्टम को करते हैं कि बहुत ज़्यादा जब एलजी की ग्रोथ होगी तो इसकी वजह से भी फिर क्या होगा, एलजी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ की वजह से ऑक्सीजन रिडक्शन होगी, ऑक्सीजन कम होगी, जिसकी वजह से फिशेस वगैरह की जो है वो फिशेस वगैरह जो है वो किल हो जाएंगे हाइपोक्सिया की वजह से, ठीक है। और इसमें भी जो है वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज इसका देखें तो ये जो है वो इकोसिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है कि हार्मफुल कंपाउंड्स जब इकोसिस्टम के अंदर आ रहे हैं तो डायरेक्टली जो है वो हमें पता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसमें क्या होता है, यूट्रोफिकेशन के थ्रू फूड चेन में चेंज आता है, फूड चेन को अल्टर करता है, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इसकी वजह से होती है, हैबिटेट का स्ट्रक्चर चेंज होता है। एलजी की जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो उस जगह का जो हम जैसे हमने भी बात की थी डेड जोन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो वो उन जो एक्वेटिक लाइफ है उनका जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाता है एक हिसाब से, ठीक है। तो उसकी इस तरह से ये जो है वो इकोलॉजिकल इनके कंसिक्वेंसेज होते हैं यूट्रोफिकेशन के। मैनेज हम इनको किस तरह से कर सकते हैं, दोनों को हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। इसमें भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है और इसमें भी हम देख सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो क्या है कि हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इस तरह से करने के सारे जो ऑर्गेनिक जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो सारे अच्छे से जो है वो निकल जाएं। और उसके बाद आता है मोनिटरिंग एंड रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज के, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज को सही से मोनीटर करें और उसको कम से कम करने की कोशिश करें, ठीक है। और उसको भी ट्रीट करके जो है उसको डिस्पोज किया जाए। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाए जिसमें कम से कम पेस्टिसाइड्स, कम से कम जो है वो हर्बिसाइड्स और ये फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ किया जाए, और उससे जो है कम से कम जो पोल्यूटेंट्स हैं वो प्रोड्यूस हों। इसमें क्या आ जाता है, इसमें भी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये भी सेम ही तकरीबन चीज़ आ जाती है कि इसमें क्या फर्टिलाइज़र यूज़ हमने कम से कम करना है, और जिस तरह जो मैन्योर है उसको भी हमने मैनेज करना है, मैनेज करके चलना है। उसके बाद वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड क्या होते हैं, ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर साल में समझ लें साल के 8 महीने तो तकरीबन वहाँ पर पानी खड़ा रहता है, जैसे स्वैम्प्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इनको जो है जो पहले से वेटलैंड्स हैं उनको रिस्टोर करना, उसकी क्या वजह है कि ये जो है नेचुरल फिल्टर्स के तौर पर काम करते हैं। ये जो पानी होता है जो एग्रीकल्चर रन ऑफ वगैरह से जो आता है, वाटर आता है, उसमें से जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आगे वाटर बॉडीज़ के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसकी इस तरह से ये हेल्प करते हैं यूट्रोफिकेशन को कम करने में। तो ये सारे इसके अंदर पॉइंट्स थे, ठीक है। इसमें मज़ीद भी हो सकते हैं लेकिन हमने जितने हम सिंपल वे में इसको कर सकते हैं हम वो जो है वो हमने कवर कर लिया है। लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन की वजह से बायोक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी हार्मफुल सब्सटेंस से एक्सपोज होता है ना, ठीक है, और वो मतलब उस हार्मफुल सब्सटेंस की समझ लें क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म उससे एक्सपोज होता जा रहा है, तो उसके अंदर बायोक्यूमुलेशन होती है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर उसकी अमाउंट जो है वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा होती जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है उसको नुकसान होगा। लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना ऑर्गेनिक पोल्यूशन का, ओवरऑल जो हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट से, अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह करते हैं तो हम जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन है इसके इफेक्ट्स पे हम काबू पा सकते हैं। यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है, डेड जोन्स बनते हैं, और इसको जो है वो लॉन्ग टर्म न्यूट्रिएंट कंट्रोल मेजर्स की ज़रूरत होती है। इसको हम जिस तरह हम इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, इसको करना इतना आसान नहीं होता, इसको ज़रा लंबे अरसे के लिए इसको जो है वो ट्रीटमेंट चाहिए होता है। उसके बाद जो है यूट्रोफिकेशन के हम इफेक्ट से हम बच सकते हैं। अब हम इन दोनों का इंटर रिलेशन देख लेते हैं, ये दोनों आपस में किस तरह एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक पोल्यूशन जो है वो यूट्रोफिकेशन को हेल्प करता है कार्बन सोर्स प्रोवाइड करके, कि हमें पता है कि क्या है कि जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन है उसके थ्रू जो है कार्बन आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि उसमें कार्बन के जो है वो कंपाउंड्स होते हैं तो एल्गल ग्रोथ को ये जो है वो इस तरह से सपोर्ट करते हैं। और जो यूट्रोफिकेशन है ये ऑर्गेनिक पोल्यूशन को किस तरह से हेल्प करता है कि जब जाहिर सी बात है एलजी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी तो उसकी वजह से क्या है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और ऑर्गेनिक पोल्यूशन के अंदर यही तो चाहिए होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस तरह से यूट्रोफिकेशन जो है वो इस तरह से जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन है उसमें हेल्प करते हैं।
तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसमें जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन है इसका भी जो डिटेल्ड लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है, और जो यूट्रोफिकेशन है इसका भी जब हो जाएगा तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।